स्वागत है आप सभी लोगों का अध्ययन गुरुकुल के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो हमारी जीएस सुधा बुक की रिवीजन सीरीज चल रही है वो भी बीच में कुछ दिनों के लिए किसी कारण से बंद हुई थी, तो उसको फिर से कंटिन्यू किया जा रहा है। तो जिसमें हम पॉलिटी में आपका आर्टिकल 4 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज उसमें हम नागरिकता और उससे संबंधित इम्पोर्टेंट आर्टिकल और जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल बनेगी वो देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। नागरिकता, तो नागरिक क्या होता है, ये एक परिभाषा यहाँ पे दी गई है। तो राज्य में निवासित वह व्यक्ति जिसे अपने राज्य की पूर्ण सदस्यता प्राप्त है, वह अपने राज्य तथा संविधान के प्रति पूर्ण आस्था रखता हुआ नागरिक कहलाता है। और नागरिकता नागरिकता व्यक्ति को देश के भीतर कुछ विशेष अधिकार प्रदान करती है, जैसे कि वोट डालने का अधिकार, देश में रहने का अधिकार और अन्य नागरिक अधिकार। बदले में व्यक्ति को देश के कानून का पालन करना और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अपनाया गया है। नागरिकता संबंधी अगर हम प्रावधान की बात करें तो नागरिकता संबंधी प्रावधान जो भारतीय संविधान में दिए गए हैं, ये भाग 2 तथा अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। भारत में एकल नागरिकता का वर्णन है जो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। आगे इसमें हम देखते हैं, आगे आता है कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने के प्रकार कितने होते हैं। तो भारत में जो नागरिकता प्राप्त करना और समाप्ति के जो अधिकार हैं ये आपके इम्पोर्टेंट बनते हैं। तो नागरिकता जो है वो प्राप्त की जा सकती है 5 तरीकों से और समाप्त होती है ये 3 तरीकों से। तो प्राप्त करने के 5 तरीके कौन से हैं? एक तो आप जन्म से, वंशाधिकार से, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा और विदेशी भूमि के अर्जन के द्वारा आप नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। और परित्याग, पर्यावासन, वंचित किया जाना, इन 3 तरीकों से आप नागरिकता को समाप्त कर सकते हैं। संवैधानिक प्रावधान की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 8 तक प्रत्येक अनुच्छेद में नागरिकों को विशेष वर्ग निर्धारित किए गए हैं। अब ये अधिवास द्वारा नागरिकता कैसे दी जाएगी, ये आपके आर्टिकल 5 से 11 तक हम देखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल बनते हैं और इनसे अक्सर डिटेल पूछी जाती है, जिसमें कि आपका आर्टिकल 11 बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो संविधान के प्रारंभ के समय भारत राज्य में निवास करता था वह भारत का नागरिक होगा यदि वह निम्न शर्तों से कम एक अवश्य पूरी करता है। वह भारत राज्य में जन्मा हो, मतलब भारत में जन्मा होना चाहिए। यदि उसके माता पिता से कोई एक भारत राज्य में जन्मा हो, वह व्यक्ति संविधान लागू होने से कम 5 वर्ष तक भारत में निवासी रहा हो। तो इन 3 शर्तों में से अगर कोई एक शर्त पूरी करता है तो उसको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल 6। संविधान के अनुच्छेद 6 के अनुसार प्रव्रजन करके भारत आए निम्न व्यक्ति को नागरिक समझा जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को 2 वर्ग में बांटा गया था। जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए थे और जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए थे, तो इनको 2 वर्गों में बांटा गया था। आर्टिकल 6 के तहत इनको नागरिकता दी गई थी। पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले लोगों की नागरिकता में क्या प्रावधान था? तो इसमें था कि ऐसे व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गए थे लेकिन बाद में फिर भारत पुनर्वास के लिए लौट आए, तो वह भारत का नागरिक बन सकता है यदि वह स्थायी रूप से भारत में लौटने की अनुमति लेकर आए हो। तो ऐसे व्यक्तियों को नागरिक के लिए पंजीकरण कराना होगा जो कम से कम 6 महीने तक भारत में रहने के बाद किया जाएगा। मतलब जिस देश से वो आ रहे हैं उस देश से उन्हें स्थायी रूप से मतलब स्थानांतरण की कि अब वो उस देश के नागरिक नहीं बनेंगे, अनुमति लेकर आना होगा और 6 माह के बाद उनका पंजीकरण किया जाएगा, तब उनको नागरिकता दी जाएगी। अगला आता है भारत से बाहर रहने वाले भारतीय और मूल व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बात की जाए तो संविधान के अनुच्छेद 8 के अनुसार ऐसे व्यक्ति जिनके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए लेकिन वह भारत के बाहर रह रहे हों, फिर भी वह भारत का नागरिक बन सकता है यदि वह अपने निवास के देश में भारत के राजनीतिक परिषद प्रतिनिधित्व के समक्ष नागरिकता संबंधी आवेदन प्रस्तुत करके उसके आवेदन पर उसकी नागरिकता का पंजीकरण स्वीकार कर लिया जाता है। मतलब जो बाहर रह रहे हैं भारत के लोग, उनके दादा दादी भारत में जन्मे थे, तो उनको भी नागरिकता दी जा सकती है। पंजीकरण के द्वारा एक प्रोसेस होता है तो उससे उनको नागरिकता दी जाएगी। आर्टिकल 9 क्या कहता है? तो भारत की संविधान का जो अनुच्छेद 9 है बताता है कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करता है तो वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। अगर आपके पास इंडिया की सिटीजनशिप है और आप यूएसए, कनाडा, इटली या रसिया वगैरह की
नागरिकता ले लेते हैं तो आप स्वतः ही आपकी इंडिया की जो सिटीजनशिप है वो ख़त्म कर दी जाएगी। अनुच्छेद 10 क्या कहता है कि भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो नागरिकता के अधिकारों को निरंतरता से संबंधित स्पष्ट करता है कि जो व्यक्ति पहले से ही भारत का नागरिक है वह संसद द्वारा बनाए गए किसी कानूनों के अधीन नागरिक बना रहेगा। अनुच्छेद 11 क्या है? इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार देता है और इस अनुच्छेद के अनुसार संसद नागरिकता प्राप्त करने, खोने और उससे संबंधित अन्य सभी मामलों में कानून बना सकती है। संसद के पास नागरिकता से संबंधित जितने भी कानून हैं उनको हटाने या उनमें संशोधन करने के पूर्ण अधिकार होते हैं। और ये जो मामले आते हैं नागरिकता के, ये कौन सा मंत्रालय देखता है? तो ये गृह मंत्रालय के अधीन नागरिकता के मामले, ये भी आपको याद रखना है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 क्या कहता है? तो भारतीय संसद को अनुच्छेद 11 के अंतर्गत नागरिक के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। इसके अंतर्गत 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था। तो इसमें जो पारित किया गया था, तो इस अधिनियम में अब तक 6 बार संशोधन किया जा चुका है। संशोधन सबसे पहले 1986 में किया गया, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में और लेटेस्ट जो अभी किया गया है वो 2019 में किया गया था। तो जो 19 का है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, जिसको हम CAA कहते हैं, 2019 में भारतीय कानून है जो 2019 में पारित किया गया था। यह कानून नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करता है और कुछ विशेष परिस्थितियों में भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए पात्रता को विस्तृत किया जाता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का मुख्य रूप से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता प्रदान करना उद्देश्य था। यह अधिनियम इन अल्पसंख्यकों को अवैध प्रवासी के रूप में नहीं मानता है यदि वो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं। इस अधिनियम में भारत की नागरिकता प्राप्त करने हेतु भारत में निवास करने की अनिवार्य अवधि उपयुक्त व्यक्तियों के लिए 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। इन व्यक्तियों के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के हेतु आवेदन पर उन्हें देशीकरण के माध्यम से नागरिकता प्रदान की जाएगी। इस अधिनियम के प्रावधान में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्र तथा बंगाल के पूर्व सीमांत विनियमन जो आया था 1873 के अंतर्गत अनुसूचित आंतरिक सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में अवैध प्रवासियों पर लागू नहीं होंगे। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA 2019 11 दिसंबर 2019 को संसद के द्वारा पारित किया गया था और 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दी थी। तो ये डेट आपकी इम्पोर्टेंट हो जाती है। नागरिकता प्राप्ति से जो आपको मैंने बताए थे 5 तरीके, तो वो भी देख लेते हैं। नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके आपके थे। एक तो जन्म से था, दूसरा वंश से, तीसरा पंजीकरण से, चौथा देशीकरण से और क्षेत्र समावेशन के द्वारा। यानी कि भारत जैसे आज भारत राज्य है, कल के दिन POK और पाकिस्तान को कब्जा ले तो पाकिस्तान के जो नागरिक हैं वो अपने आप भारत के नागरिक कहलाएंगे। जन्म से नागरिकता, तो 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्मे व्यक्ति को नागरिक माना जाएगा बशर्ते उसके माता या पिता नागरिक हों। यदि माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक और दूसरे अवैध अप्रवासी है तो बच्चे को नागरिक नहीं माना जाएगा। वंश के द्वारा नागरिकता, तो विदेश में जन्मा कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक है यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता कोई एक भारतीय नागरिक हों। इसके बाद आता है यदि माता पिता में से कोई एक भारतीय है तो वह व्यक्ति भारत की नागरिकता का दावा कर सकता है। माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने के प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा किया गया है। 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर जन्मा कोई व्यक्ति वंश के आधार पर भारत की नागरिकता नहीं माना जाएगा यदि उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय राजनीतिक कार्यालय में उसके जन्म का पंजीकरण न कराया गया हो। पंजीकरण से नागरिकता कैसे प्राप्त होती है? तो ऐसे व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है वह निम्न शर्तों में से किसी एक से संबंधित होने पर पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो उसे भारत में लगातार 5 से 7 वर्ष तक रहना होता है। मतलब भारत में के अगर नागरिक नहीं थे तो आप 5 से या 7 वर्ष तक आपके व्यवहार के अनुसार फिर वो आपको नागरिकता दी जाएगी। आपको इतने साल मैंडेटरी है रहना। देशीकरण के द्वारा, तो विदेशियों को नागरिकता देने के प्रावधान
कि वह जिस देश के नागरिक हैं उस देश की नागरिकता को त्याग करके आवेदन से पहले 12 महीने तक निरंतर निवास करें, इसके बाद आपको नागरिकता दी जाएगी। तो ये आपका था। और इसके बाद आता है क्षेत्र का समावेशन। तो जब किसी क्षेत्र को भारत में शामिल किया जाता है तो भारत सरकार उस क्षेत्र के निवासियों को नागरिकता देने के आदेश जारी करती है। उदाहरण 1974 ईस्वी में, मतलब 1974 में सिक्किम को विलय भारत में हो गया, अर्थात सिक्किम वासी भारतीय नागरिक हो गए। नागरिकता की समाप्ति तो ये 3 तरीके से होती है, त्याग से, समाप्ति से और वंचित होना। तो वयस्क पुरुष अपनी नागरिकता त्याग कर सकते हैं, माता पिता त्याग, नाबालिगों की नागरिकता भी समाप्त हो जाती है। युद्ध युद्ध काल में नागरिकता का त्याग नहीं किया जा सकता है। और किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो ये दूसरा था समाप्ति से वंचित होना। तो क्या है, तो वंचित यह है उन व्यक्तियों पर लागू होता है धोखाधड़ी या विश्वासघात जैसी शर्तों के तहत पंजीकरण या पंजीकरण के माध्यम से नागरिक बन गए हैं, तो झूठे दस्तावेज देकर, शत्रु देश से संबंध है, 7 वर्ष या उससे अधिक समय तक भारत में अनुपस्थित रहना और संविधान का अनादर करना, तो इससे आपका वंचित किया जा सकता है नागरिकता से। निवासियों की श्रेणी तो एक एनआरआई आती है, एक पीआईआई आती है और ओसी आती है। एनआरआई जो होती है वो भारतीय पासपोर्ट रखने वाली भारतीय नागरिक है जो 182 दिन से अधिक भारत से बाहर रहते हैं। पीआईओ वो है वो भारतीय मूल के व्यक्ति जो भारत के नागरिक नहीं है। ओसीआई यानी कि विदेशी भारतीय नागरिक, अनिवासीय भारतीय नॉन, और ये ओसीआई होती है विदेशी भारतीय नागरिक, पीआईओ होते भारतीय मूल व्यक्ति। ओसीआई भारतीय मूल के लोगों को भारत में रहने और काम करने की अनुमति देने का एक दर्जा दिया जाता है। और ऐसे व्यक्ति जो भारत संविधान लागू होने के बाद तथा इसके बाद भी कभी भारत का नागरिक रहा हो या व्यक्ति वह वर्तमान दूसरे का नागरिक हो, तो लेकिन भारत के किसी क्षेत्र में संबंध रखता हो, तो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बन गया हो। इन योग्यताओं को धारण करने वाले व्यक्तियों को पुत्र पुत्री, पोता पोती तथा नाती नातिन को भी ओसीआई कार्ड जारी किया जाता है। वह व्यक्ति जो कभी भी पाकिस्तान अथवा बांग्लादेश का नागरिक रहा हो वह सीमा पारीय भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकता है। एनपीआर यानी कि राष्ट्रीय जो जनसंख्या रजिस्टर है, ये क्या होता है, तो पहली बार वर्ष 2010 में तैयार किया गया था। 2015 में इसको अपडेट किया गया था। इसमें सभी निवासियों का नाम, जन्मतिथि आदि का विवरण शामिल है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मौलिक अधिकार यानी कि भाग 3 जो आर्टिकल आपका 12 से 35 तक दिया गया है उसको डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हम नागरिकता को डिस्कस कर रहे हैं। और आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है जहाँ पे क्विज आपको प्रोवाइड कराई जाती है, तो डिस्क्रिप्शन से आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।